चलो ध्यान देंगे तो आप सभी साथी कैसे हैं? आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त, गॉड की कृपा से आप एकदम बिल्कुल जबरदस्त होंगे। आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे चल रही है? तो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हम आशा करते हैं, गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी और आप दुनिया की हर एक ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचे, यही हमारी मन से, हृदय से आपके लिए कामना है। तो चलिए आज फिर से सभी साथियों को, आप सभी को इस VRC के YouTube चैनल पर सभी को स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो है उसी तरह की बात जैसा इस बार भी बहुत ही जबरदस्त और मस्त और बहुत ही बेमिसाल क्लास लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना बातों को विलंब करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लासेस में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें कि आज की क्लासेस में हम लोग सॉलिड स्टेट जानने वाले हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जो फिजिकल के अंतर्गत आता है। फिजिकल हम लोग ऐसे जान रहे थे, केमिस्ट्री में फिजिकल हम लोग समझ रहे थे, फिजिकल, और फिजिकल के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। लेकिन बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हमारे कह रहे होंगे, पुराने साथी हमारे, पुराने मित्र, पुराने बंधु हमारे कह रहे होंगे कि जी सॉलिड स्टेट तो पहले आप बता चुके हैं, तो फिर क्यों बता रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और जो भी ऐसा सोच रहा है इससे साबित होता है कि वह पढ़ाई कर रहा है, और जो पढ़ाई कर रहा है, जो सीखना चाह रहा है, उसको हम सिखाएंगे, उसको हम बताएंगे और उसको सिखा ही के छोड़ेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वैसे सीखेंगे। अब बाकी जो नहीं सीखना चाहता है भाई, उसके लिए तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, दुनिया जहान बहुत सारे माइंड भटकाने वाले आपको चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप माइंड भटकाइए, ठीक है। तो चलिए, आप अगर जो सोच रहे हैं कि सॉलिड स्टेट आप पहले पढ़ा चुके हैं, तो आपको हम बता दें कि सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव केवल हम देखे थे, केवल ऑब्जेक्टिव हम देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनता है, और आज ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे। आज उसके अंतर्गत धीरे 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 करके बहुत महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग, सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना बातों को विलंब करते हुए चुप्पे से हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट के अंतर्गत सब्जेक्टिव सवालों को कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज आपके सवाल में क्या पड़ा हुआ है। तो आज आपके क्लासेस में ये है आज के एपिसोड में। और अगर जो हम लोग बात करें तो आज के एपिसोड में आपको लिखा हुआ सॉलिड स्टेट आप देख सकते हैं, ठोस अवस्था के प्रमुख विशेषता लिखा हुआ है, और आज हम लोग ठोस अवस्था को जानेंगे। अब कोई कह रहा होगा कि जी ठोस के बारे में बता रहे हैं, द्रव गैस के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो द्रव गैस के बारे में हमने बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट खोले 11 क्लास का, और 11 क्लास के खोलेंगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि हमने क्या बताया है आपके जो है ठोस द्रव गैस के बारे में। लेकिन यहाँ पाठ का नाम ही है सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था को ही हम लोग जानेंगे ना, है ना। चलो अब बातें हम लोग जानते हैं। अगला आपको कह रहा है, सबसे पहला इसका विशेषता में कह रहा है कि ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। मेरे भाई, ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है। लेकिन कहे कि जी नया बात क्या बता रहे हैं, आप तो पहले से भी हम लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन इसी में अगर जो हम आपसे पूछ दें कि ठोस के आयतन व आकार निश्चित क्यों होता है, ठोस के आयतन व आकार निश्चित क्यों होता है, तो तुरंत लिंक फेल हो जाएगा। तो लिंक फेल नहीं हो देना, एकदम टावर को पकड़ के रखना है, पूरा ज़बरदस्त तरीका से सीखना है। अब थोड़ी सी इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा जो है एक जादू आपको लोग को दिखाना पड़ेगा। जैसे आप हमारे हाथ के उंगलियों पर ध्यान दें, उंगलियों को आप देखेंगे तो हम 3 डिजाइन से इस उंगलियों को बनाते हैं कि हम दिखा रहे हैं। तो एक मेरा उंगलियों का डिजाइन ये रहा, दूसरा डिजाइन ये रहा, और तीसरा डिजाइन ये रहा। और तू बोलो ईमानदारी से कि अगर जो ऐसे करके एकदम दे घूसा मार दे, डरो मत, नहीं मारेंगे, आप पढ़ने वाले हैं, नहीं मारेंगे, और हम मारेंगे तो लोले टूट जाएगा, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। अगर जो हम लेके ऐसे मार दें और ऐसे मारे, और एक बार ऐसे करके ऐसे मारे, और एक बार ऐसे करके ऐसे मारे, तो कौन कंडीशन में ज़्यादा आपको चोट लगेगा? तो कहे कि जी एकरा में हल्के मारबा ना तो इन्हें दिया ललका फेंक देगा, तुरंत जो है सर एकरा में रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे मारवा तो कहेंगे कि हट मच्छर मारी था का, ऐसे मारवा तो कहेंगे कि हम ध्यान दे रहे हैं, मतलब तकलीफ नहीं है। तो ऐसे पर चोट क्यों लग रहा है?
तो वैसे पर चोट इसलिए लग रहा है कि ये दोनों जो उंगलियां हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से जकड़ चुका है, एकदम नज़दीक आ चुका है, और बीच का कोई गैपिंग भी नहीं है। और ये बीच का जो गैपिंग होता है ना, जैसे ये बीच का जो गैपिंग है, ये बीच का जो गैपिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरान्विक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरान्विक स्थान। इसको हम लोग बोलते हैं अंतरान्विक स्थान कहते हैं। इसको हम लोग अंतरान्विक स्थान कहते हैं। और इन अंगुलियों के बीच जो बल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरान्विक बल। अंतरान्विक बल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरान्विक बल। तो ये अंगुलियों के बीच जो गैपिंग है, अंतरान्विक स्थान बोलते हैं। और इसके बीच जो ताकत लगी हुई है, बल लगी हुई है, इसको हम लोग अंतरान्विक बल बोलते हैं। और जो ठोस होता है ना, उसके अवयवी कणों के बीच बल भी ज़्यादा होता है और अंतरान्विक स्थान कम होता है। अंतरान्विक स्थान क्या होता है? कम। तो अंतरान्विक स्थान कम होता है और अंतरान्विक बल ज़्यादा होता है। और अंतरान्विक बल ज़्यादा, अंतरान्विक स्थान कम होने की वजह से ही इसके आयतन आकार निश्चित होते हैं। आयतन आकार निश्चित होते हैं। जैसे ये है, हम बोले कि देखो इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं तो नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि यह जिस चीज़ से मिलके बना है ना, इसके प्रत्येक कण एक दूसरे को कस के जकड़े हुए है। और यही जो जकड़े हुए है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरान्विक बल। क्या बोलते हैं? अंतरान्विक बल। तो अंतरान्विक बल ज़्यादा है और गैपिंग हाई नहीं है। तो गैपिंग मतलब अंतरान्विक स्थान, तो अंतरान्विक स्थान नहीं है और अंतरान्विक बल ज़्यादा है, इसीलिए आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें तो ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतरान्विक बल प्रबल होता है। अंतरान्विक बल प्रबल होता है मतलब दोनों के बीच जो बल है ना, वो ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल हमने भी बताया कि बल ज़्यादा होता है। और बल ज़्यादा है, इसका कहने का मतलब कि अंतरान्विक स्थान कम रहेगा। और यही दोनों, इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम, न्यूनतम है, इसका मान प्रबल, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, मजबूत कहते हैं। तो अंतरान्विक बल प्रबल और अंतरान्विक स्थान न्यूनतम होने की वजह से इसके आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इस बात को समझना। अगला कह रहा है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच ठोस असंपीड होते हैं। असंपीड का मतलब है कि ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको कंप्रेस आप नहीं कर सकते हैं, उसको सिकुड़ा नहीं सकते हैं। जैसा ऐसा नहीं कि उसको दबा के हम छोटा कर देंगे, इसके आकार बदल देंगे, नहीं होगा। तो ये ठोस में होता है कि इसके आकार में परिवर्तन नहीं होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं असंपीड। संपीड का मतलब होता है कि दबाना। जैसे पकड़े और दबा दिए, पकड़े और दबा दिए। एगो स्पंज को पकड़े, एक स्पंज के पकड़े, अब पकड़ के उसको हमने क्या किया? दबा दिया। तो जो दबा दिया ना, वो होता है संपीड, और वो स्पंज संपीड हो गया। लेकिन सेम उसी स्ट्रक्चर का एगो लोहा का टुकड़ा लीजिए और ओकरा दबाइए, तो फिर वो नहीं दबेगा, तो वो हो गया असंपीड। तो ठोस असंपीड होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीड होते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाए जाते हैं। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाए जाते हैं। विसरण का मतलब होता है क्या? तो विसरण का क्या मतलब होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। कभी कभी आप पिताजी के आप गंजी या कपड़े, वाइट जो कपड़े होते हैं, उसमें नील डालते आपने देखा होगा। कपड़ा को बिल्कुल जो है पूरी अच्छी तरह से धो दिया गया, फिर उसके बाद साफ पानी में एक नील लिए और 2-4 बूंद नील के डाल दिए, उसमें 2-4 बूंद डाले। अब नील डाला गया एक जगह पर, लेकिन फैल जाएगा पूरा बाल्टी में, तब पूरा बाल्टी में फैल जाएगा। इसी गुण को बोलते हैं विसरण। इसी गुण को क्या बोलते हैं? विसरण। लेकिन ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे एकरा हम क्या किए कि बाल्टी में डाल देंगे तो काई बाल्टिया ने घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, तो कहेंगे कि विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि मोहल्ला में वो का गैस लीक कर गया, तब पूरा मोहल्ला वाला के पता चलता है कि किसी का गैस लीक किया, लेकिन किसी के यहाँ किसी के कपार पर ईंटा गिर गया है, ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो फैलता नहीं है। वो हल्के गिरता है, ललका ने छुपा देता है, हल्का ये ने ललका ये ने, तो गड़बड़ कर देता है, तो वो फैलता नहीं है ना। तो उसी को बोलते हैं फैलना, बोलते हैं विसरण। और ईंट नहीं फैल रहा है, ये पेन नहीं फैल रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसे विसरण का गुण नहीं पाए जाते हैं। अगला हम बोल सकते हैं कि ठोस के प्रकाशीय तथा विद्युतीय, प्रकाशीय तथा विद्युतीय, प्रकाशीय तथा विद्युतीय,
प्रकाशीय तथा विद्युतीय गुण के रूप में विषमदैशिक होता है। अब विषमदैशिक का मतलब हो गया कि जब ठोस जो रहेगा ना, उसमें यदि आप करंट देंगे तो करंट एक जगह पर नहीं रहेगा, सभी दिशाओं में फैल जाएगा। अगर जो उससे प्रकाश गुजारेंगे तब भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश को गुजारेगा, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं विषमदैशिक। और ठोस में वह गुण पाया जाता है। अगर जो बोर्ड के यहाँ पर हम लाइन दे दें और तुमसे कहें कि यहाँ टच करो या इधर टच करो या इधर टच करो, कहीं पर भी टच करो, तब बोर्ड में आपको लाइन करंट का अनुभव करवाएगा, क्योंकि चारों तरफ पे क्या हो गया, फैल गया। तो इस गुण को बोलते हैं विषमदैशिक। और ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अरे बोलो एक बार, ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। चलो बिल्कुल आप इस बात को समझ पाए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और हम लोग को क्या जानना है। तो इसमें हम लोग को जानना है कि ठोस के वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, लाजवाब बात है। आपसे पूछता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तब कुछ लोलवन जो है ना बोल देता है कि 3 प्रकार के, एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। हाय रे नालायक, जब ठोसे हम पूछ रहे हैं कि कितने प्रकार के होता है, तो फिर कौची बोल रहा है कि ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। अरे वो नहीं, ठोसवे के हम बांट रहे हैं। तो कहता है कि ठोस का वर्गीकरण होता नहीं होता, लेकिन नहीं होता है। कपार में सेट करो, कहीं से कोई बात को इरेज करो, वहाँ पे अपलोड करो कि ठोस का वर्गीकरण होता है। और किस गुण के आधार पर हमने किया है, तो संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर, उसके अवयवी जो कण होते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट होते हैं, उनके अरेंजमेंट के अनुसार हमने ठोस का वर्गीकरण किया है। और ठोस के वर्गीकरण में हमने बोला है कि सबसे पहला बोला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा बोला है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस के एमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब अगर जो हम लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी आकार निश्चित होता है। जैसे एक डायमंड की आप बात करें तो डायमंड के आकार निश्चित है। डायमंड के आकार क्या है, निश्चित है, उसकी आकार निश्चित होती है। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें कांच की, तो कांच की आकार निश्चित नहीं होती है। कांच के पटक दीजिए तो कभी इन्हें नुकीला, कभी इन्हें, कभी इन्हें, कभी इन्हें, अलग अलग स्ट्रक्चरों में टूटेगा। लेकिन हीरा को जब तराशी जाती है ना, तो एक निश्चित आकृति में ही बनता है। और वैसा एक निश्चित आकृति, सभी हीरो का आकृति एक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन सभी कांचों का आकृति एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल कभी कभी गिर जाता होगा, टूट फट जाती होगी, तो देखना कभी इधर दरार, कभी इधर दरार, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर हो जाता है। तो ये अलग अलग गुण पाए जाते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसमें हमने लिखा है नमक। नमक आप खाए होंगे, आपके घर में तो अवेलेबल होगा। आप क्या कीजिए कि एक चुटकी नमक लीजिए, एक थाल में रखिए, और एक बारीक सा तिनका लेके उसके अलग अलग सभी कणों को अलग अलग कीजिए, और बारीकी से उसको देखिए। आप एकदम नजरें फाड़ के उसको देखिए, तो सभी कण जो है ना आपको एक जैसन दिखेंगे, सभी का बनावट एक जैसन दिखेगा। तो सभी का बनावट जो एक जैसन है ना, उसी को हम बोल रहे हैं कि इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें मोम की, अगर जो हम लोग बात करें रबर की, अगर जो हम लोग बात करें स्टार्च की, तो इस सब के आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसको हम लोग अक्रिस्टलीय बोलते हैं। अगला हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है। अभी हमने पहले बताया कि विषमदैशिक का मतलब होता है प्रकाशीय और विद्युतीय गुण से। अगर जो उसमें प्रकाश और विद्युत का प्रभाव डालेंगे ना, तब भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न चीज़ें दिखाएगा। लेकिन एकरा में डालेंगे तो एक जैसा डालेगा उसी दिशा में जाएगा, फालतू नहीं जाने वाले। तो इसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक, जिसमें दिशा अलग अलग दिशाओं में नहीं फैलता है, लेकिन यह अलग अलग दिशाओं में प्रभाव डालता है, तो उसको विषमदैशिक बोलते हैं। इसको हम लोग समदैशिक बोलते हैं। इसका द्रव्यनांक स्पष्ट होता है, कितना पर जमेगा, कितना पर खौलेगा, ये फिक्स है। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है। आप रबर ले लीजिए, रबर को थोड़ा सा हीट दिखाएंगे तो रूप बदलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे तो दूसरे रूप में आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे अलग अलग रूप में, मतलब पता ही नहीं चलता कौन कौन रूप में वो जा रहा है। तो वो अलग अलग रूप में चला जाता है। ठोस का कौन सा भाग, तो वह क्रिस्टलीय का। लेकिन अगर जो आपके पास मेटल है, धातु है, अगर जो लोहा का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है, तब 1500 मिलेगा तबे ओकरा कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। अगर जिस
पेन को पिघलाने के लिए, अगर जिस पेन को पिघलाने के लिए 1200 टेम्परेचर की आवश्यकता है, तब 1200 मिलेगा तभी क्या कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान देना। अगला, अगर जो हम लोग ठोसों के बारे में बात करें, तो ओरिजिनल जो ठोस है ना, वह क्रिस्टलीय ही होता है, जिसको वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हमने बोला है कि यह सत्य ठोस होता है। ओरिजिनल ठोस क्रिस्टलीय ही होता है, और अक्रिस्टलीय जो होता है नहीं, देखावटी होता है, लगता है कि ठोस है लेकिन आंतरिक भाग उसके द्रव जैसे पाए जाते हैं। ऊपरे से ठोस लगता है लेकिन अंदर वाला गुण द्रव जैसा रहता है। तो आंतरिक भाग द्रव जैसे, बाहरी भाग जो है ठोस जैसे। बाहरी बनावट रहेगा कि ठीक ठाक है, जैसे एकदम देख के लग रहा है कि खूब बॉडी सॉडी है, खूब मजबूत आदमी है, लेकिन एक दिन देखेंगे वो कुत्तों रगे दिले जा रहा है, तो इसका मतलब है खाली देखावटी है, भरावटी नहीं है। लेकिन ये देखावटी या भरावटी दोनों होता है, तो ध्यान देना। तो इसीलिए बोलते हैं इसको असत्य ठोस बोलते हैं। और यह दीर्घ परासी होता है। कौन? क्रिस्टलीय। दीर्घ परासी का मतलब होता है कि इसकी आकार आप बड़े से बड़े आकार में बनाया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा आकार नहीं बना सकते हैं। एक रबर का बहुत बड़का जो है पुल नहीं बना सकते हैं। पुल बनाएंगे तो लचर लचर करके टूट जाएगा वो, लेकिन एकरा में कोई दिक्कत नहीं है। लोहा के बना दीजिए, जो है आप जो है कोई भी धातु के बना दीजिए, सब काम करेगा। तो इसे बड़े आकृति में बनाया जा सकता है, इसे बड़े आकृति में नहीं बनाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं कि यह दीर्घ परासी है और ये क्या है? लघु परासी है। तो हमें लगता है कि आप इस बात को भी समझें, और अगर जो समझ में आ गई है तो एक लाइक तन टच कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, आप हमारे लिए कम से कम इतना कर दीजिए। चलिए, अब उसके बाद हम लोग समझें आगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण उनके अवयवी कण तथा उसमें उपस्थित बंधन के प्रकृति के आधार पर। अगर जो हम लोग बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस आगे चल के अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। अब बोले कि जी क्रिस्टलीय ठोस को आप नहीं बांटिएगा, तो क्रिस्टलीय को नहीं बांटेगा कि ओरिजिनल ठोस हुआ है ना, तो डुप्लीकेट है, देखावटी है, हाथी के दांत दिखावे के है, खाली काम के लायक कुछ है नहीं। ठीक है, तो केवल दिखावटी है। ओरिजिनल जो है ना वो आपका क्रिस्टल ही है। तो क्रिस्टल का वर्गीकरण होता है। क्रिस्टल का वर्गीकरण 4 भागों में होता है। एक होता है आयनिक, एक होता है आणविक, एक होता है धात्विक, एक होता है सहसंयोजक। और इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। थोड़ा सा गुनगुनाओ एक बार सभी बच्चे। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस और एक सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। फिर से बोलो, एक आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस, एक जो है आपके आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस, एक सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब इसको क्या क्या है, तो इसमें से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि आयनिक ठोस के संरचनात्मक अवयव क्या है, यानी वो कौन कणों के मिलने से बना है, उसमें कौन से बंधन पाए जाते हैं, विद्युतीय गुण ओकरा में कैसा पाया जाता है। विद्युतीय गुण के अनुसार वह विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। कभी कभी जो एग्जाम्पल में भी लगा देता है। तो जितने स्ट्रक्चर में वो पूछता है उतने स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे बांट रखा है। अब अगर जो हम लोग बात करें तो आयनिक ठोस क्या कहते हैं, तो आयनिक ठोस हम लोग उसको कहते हैं जो आयन के मिलने से बनता है। और आयन कहने का मतलब कि धन आयन और ऋण आयन, तो जो आयन के मिलने से बनता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक ठोस में आयनिक बंधन पाए जाते हैं। आपने नाम पढ़ा होगा आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, हाइड्रोजन बंधन, वांडर वाल्स जो है बल, ये सब अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो वो अलग अलग बंधन पाए जाते हैं, लेकिन एकरा में पाए जाते हैं धात्विक बंधन। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तब विद्युतीय गुण से कुचालक होता है, विद्युतीय गुण से कुचालक। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात है, जो आयनिक ठोस होते हैं ये जब ठोस अवस्था में होता है ना, जब ये ठोस अवस्था में होता है तब विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब द्रव अवस्था में जाता है ना तो सुचालक बन जाता है। द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक बन जाता है। कैसे? तो द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक बनता है। आप क्या कि जी कैसे वो सुचालक बन जाता है? तो मान लेते हैं कि हमने एक गिलास लिया, हमने गिलास लिया, इस गिलास में पानी हमने भर दिया, इस गिलास में हमने पानी भर दिया, इस गिलास में हमने पानी भर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें नमक ला के डाल दिया, इसमें हमने नमक ला के डाल दिया।
आज जैसे ही नमक ला के घोलेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि Na जो है वो प्लस में अलग और Cl जो है वो माइनस में अलग टूट जाएगा। तो Cl अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा और Na अलग हो जाएगा। मतलब यह धनायन के रूप में अलग टूट जाएगा, ऋणायन के रूप में अलग टूट जाएगा। और जब आयन के रूप में बिखर जाएगा ना तब यह करंट का प्रवाह करने लगेगा। लेकिन यदि दोनों मिल के NaCl के रूप में रहेगा तो ये करंट का प्रवाह नहीं करेगा। जैसे हम क्या करें कि यहाँ से लेकर एकदम जो है नमक बिछा दे, बिछाते 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 यहाँ तक ले आने, और उसके बाद कहें कि तू यहाँ पे पैर रखो, अभी नमक कर तू पैर रख ले है, और यहाँ पर हम करंट सटाएं तो क्या आपको करंट मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि नमक से करंट का प्रवाह होता ही नहीं। लेकिन यदि इसी नमक को हम पानी में घोल दें और अब इधर से करंट टच करें, इधर से करंट आने से कहें कि तनी तो उंगली डुबाबो, अब जैसे ही डुबावेंगे इन्हें से करंट ठेकाएंगे ना तो कुछ कुछ होवे लगेगा, और कुछ कुछ कहने का मतलब कि विद्युतीय झटका आपको लगेगा। लेकिन जब ये ऐसे था ठोस अवस्था में तो नहीं कर रहा था क्योंकि आयन के रूप में नहीं था, लेकिन जब द्रव अवस्था में जाता है तो आयन के रूप में बिखर जाता है, और द्रव के रूप में जाके आयन के रूप में बिखरना विद्युत के चालन का कारण बनता है। तब का कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछाते हैं कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था या जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। व्याख्या करें। और यदि ऐसा सवाल करता है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि आयनिक ठोस जब द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में जाता है तो वह आयन के रूप में टूट जाता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। ठीक है, इसीलिए विद्युत का क्या माने जाते हैं? सुचालक माने जाते हैं। अब बिल्कुल अगर जो ऐसा लिख दिया तो समझो कि एग्जामिनर का एकदम छाती चौड़ा मन भर जाएगा, नंबर 2 के जगह पर 5 दे देगा। ठीक है, चलो हटाइए। अब उसके बाद उदाहरण में चलें तो NaCl, आपका KCl, KNO3, ये सब जो है आयनिक ठोस का उदाहरण है। और ये सब ठोस अवस्था में रहेगा तब विद्युत के कुचालक रहेगा, लेकिन द्रव अवस्था में जाएगा तब विद्युत के सुचालक बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद है आणविक ठोस। और आणविक ठोस हम लोग उसको कहते हैं जो अणुओं को मिलने से बनता है, और जो अणुओं के मिलने से बने उससे आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस में वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं, वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। आणविक ठोस में वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। आणविक ठोस में कौन सा बल पाए जाते हैं? तो वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। ई डब्ल्यू का भी का मतलब हो गया वांडर, इसका मतलब हो गया वांडर। बांदर ना पढ़ दिया, वांडर बोल रहे हैं, वांडर जो है वैज्ञानिक का नाम था। और उसके बाद वांडर वाल्स, और एफ का मतलब फोर्स, एफ का मतलब फोर्स, जो एक बहुत ही कमज़ोर बल होता है। ज़्यादा मजबूत बल नहीं होता, कमज़ोर बल होता है, लेकिन हाँ ठोसों में पाया जाता है। तो आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, इसमें वांडर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं, और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। करंट का प्रवाह नहीं करता है। उष्मा का भी कुचालक होता है, जैसे आयोडीन, क्लोरीन, अमोनिया। आपके पास जो है क्या? HCl आपके पास हो गया, ये क्या? H2O, बर्फ की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर जो धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक ठोस मतलब धातु। धात्विक ठोस मतलब क्या? धातु। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, ये सब क्या है? धातु है। और जो धातु है उसको हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। और धात्विक ठोस में धात्विक बंधन पाए जाते हैं, मेटॉलिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और मेटॉलिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। और जिसमें मेटॉलिक बॉन्ड पाया जाता है वो विद्युत के विचालक होते हैं और उष्मा के विचालक होते हैं। जैसे धातु या मिश्र धातु, धातु और मिश्र धातु, ये सब धात्विक ठोस के उदाहरण है। और एकरा में अवयवी कण क्या होते हैं? तो कर्नेल होते हैं। कर्नेल कहने का मतलब है धात्विक आयन, धात्विक आयन, धात्विक आयन इसमें होते हैं। धात्विक आयन के मिलने से ही बनता है, इसीलिए यह जो है धात्विक ठोस कहलाता है। अगला हम लोग बात करें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अरे भैया बहुत बेहतर ये चीज़ें हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, और आपके एग्जामिनेशन में एकदम पूछता है। तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या है? तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस हम उसको कहते हैं जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, और परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अवयवी कण परमाणु होते हैं, मतलब मिलके बनता है परमाणु से, और परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, या जो है अथवा नेटवर्क ठोस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये विद्युत के अचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? अचालक। विद्युत के क्या होते हैं? अचालक। लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात है
कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत के चालक होते हैं। जैसे हम हीरा की बात करें तो हीरा विद्युत और उष्मा दोनों का चालक है। हम बात करें क्वार्टज की बात करें, क्वार्टज की बात करें, क्वार्टज की बात करें तो यही विद्युत के कुचालक और उष्मा के हुए चालक कुचालक हैं। लेकिन हीरे का एक और प्रूफ है जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा दोनों के चालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा दोनों के चालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा दोनों के चालक होते हैं। तो ध्यान देना, अपवाद में आप याद रखेंगे, और अपवाद वाले चीज़ें ही आपके केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछ जाते हैं। थोड़ा सा पूछ देगा कि जो है हीरा विद्युत के कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है, जबकि दोनों एक ही चीज़ का प्रूफ है। ऐसा क्यों? तो यह अपवाद में चला जाता है, यह नियमों को पालन करने वाला नहीं है। आप सीधा यही समझना कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में जो ग्रेफाइट है ना वो सुचालक होते हैं, वह नियमों का पालन नहीं करता। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद हमने लिखा है कार्बन और क्वार्टज को हमने लिखा है। तो हमें लगता है कि आप सभी विद्यार्थी यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे। इसी तरह से एकदम बहुत छोटी छोटी क्लासेस करके आपको बहुत बढ़िया बातें जो है, बहुत अच्छी बातें जो है आपको हम प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहने के लिए एक बार अंगूठा दबा दो। अंगूठा दबाने से आपका हम ब्लड नहीं खींच लेंगे, लेकिन हमें एक एनर्जी मिलता है, हमें एक ऊर्जा मिलता है, जिससे ये लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और हमारी भाषा से वो कुछ न कुछ सीखता है। और जो सीखता है यकीन मानो उसको हम सिखाएंगे। अब आके जो नहीं सीखता है भैया तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर से बैठल है, जाके ज़िंदगी बर्बाद करो, उसका क्या मतलब है। और सब कोई पढ़िए जब तो चपरासी पानी कौन पिलाएगा रे। अरे चलिए, तो चलो आज तक हम लोग यहाँ तक समझ पाए। तो बिल्कुल आज की क्लासेस हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर का समय आप पढ़ाई पर दिए, इसलिए सभी को धन्यवाद। बिल्कुल थैंक यू। चलिए धन्यवाद। अगले क्लास फिर से हम नया क्लास लेकर आएंगे। आज भर इसको इतना ही छोड़ते हैं।